अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। देखिए, जो FIR आपकी लॉज की जाती है वो कौन से ऑफेंसेस में लॉज की जाती है? कॉग्निजेबल ऑफेंस। अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं तो आपकी NCR आपको नोट डाउन की जाती है, जिसे बोलते हैं आप नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। ठीक है, तो देखिए एक बार, मान लीजिए कोई भी ऑफेंस कमिट हुआ है, ये कोई भी ऑफेंस कमिट हुआ है, तो दो पार्ट में हमने इसे डिवाइड किया था। फर्स्ट इज नॉन कॉग्निजेबल offenses and second one is cognizable offenses। ठीक है, कोई भी ऑफेंस है टू पार्ट में हमने डिवाइड किया, या तो वो कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हो सकता है, या फिर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस हो सकता है। अब सबसे पहले हम आते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर होता है तो उसकी रिपोर्ट आप कौन से सेक्शन में करते हैं? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है, ठीक है, उसकी रिपोर्ट कौन से सेक्शन में आप लोग करते हैं? सेक्शन 155। नॉन कॉग्निजेबल कोई भी ऑफेंस है तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की जब आप रिपोर्ट करेंगे वो करेंगे सेक्शन 155 में। ठीक है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में जो इन्वेस्टिगेट करने की पावर होती है, जब मैजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन को अलाउ करेगा तो इन्वेस्टिगेट करने की पावर कौन से सेक्शन में है मैजिस्ट्रेट के पास में? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस लेके 155 2। तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में रिपोर्ट ऑफ सेक्शन 155 में करेंगे, और इस रिपोर्ट करने के बाद में जो पावर होती है इन्वेस्टिगेट करने की वो है आपका 155 सबसेक्शन 2। अब मुझे बताइए आप लोग, अगर कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है, कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है, तो कॉग्निजेबल ऑफेंस की रिपोर्ट आप कहां पर करेंगे? कॉग्निजेबल ऑफेंस में रिपोर्ट आप कौन से सेक्शन में करते हैं? 154। इन्वेस्टिगेट करने की पावर कौन से सेक्शन में होती है? पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन कहाँ है आपकी? 156 में। 156 में आपकी पावर होती है इन्वेस्टिगेट करने की। ठीक है, तो ये है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में जो रिपोर्ट है वो 155 में होगी, और जो इन्वेस्टिगेट करने की पावर होती है वो भी सेक्शन 155 में ही है। लेकिन कॉग्निजेबल ऑफेंस में रिपोर्ट आप सेक्शन 154 में करेंगे, और उसकी जो पावर होती है इन्वेस्टिगेट करने की, जो पुलिस ऑफिसर को पावर दी गई है वो है आपकी 156 में। ठीक है, प्रोसीजर कहाँ पे दिया गया है, कैसे इन्वेस्टिगेशन की जाएगी? प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन कहाँ पर है? 157 में। इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसीजर है वो दोनों के लिए सेक्शन 157
7। ठीक है, तो इसे माइंड में थोड़ा फिट कर लीजिए। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में रिपोर्ट 155, तो पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन 155, प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन 157। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में रिपोर्ट सेक्शन 154, पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 156 एंड प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 157। तो अभी हम इस पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं, रिपोर्ट इन केस ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। ठीक है, तो 154 हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास में। देखिए कोई भी पुलिस ऑफिसर होता है, किसी भी पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर डायरी होती है आपके पास में। ठीक है, एक एफआईआर डायरी होती है, लगभग उसमें जो पेजेस होते हैं 200 पेजेस होते हैं उस डायरी में। लगभग 200 पेजेस की डायरी होती है आपकी। जब आप एफआईआर लॉन्च करते हैं तो कितनी कॉपीज में वो एफआईआर लॉन्च होगी? 4 कॉपीज में। ठीक है, उस एफआईआर की 4 कॉपीज बनती है। एक एफआईआर तो आप इंफॉर्मेंट को देते हैं जिसने की इंफॉर्मेशन दी है। दूसरी एफआईआर जो है वो पुलिस कस्टडी में रहती है जहां पर एफआईआर लॉन्च की गई है। तीसरी जो कॉपी है उसकी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास में जाती है। और फोर्थ जो एफआईआर है आपकी वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास में जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट कॉपी आपके इंफॉर्मेंट के पास में, सेकंड कॉपी पुलिस कस्टडी में रहती है, थर्ड कॉपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास में जाएगी, और जो फोर्थ कॉपी है वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास में जाती है। इसे आप अकरेंस रिपोर्ट भी बोलते हैं। ठीक है, इस कॉपी को आप जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास में जाती है इसे आप अकरेंस रिपोर्ट भी बोलते हैं, क्योंकि इस कॉपी में जो ये एफआईआर की कॉपी होती है, इस कॉपी में जो पुलिस ऑफिसर है वो नीचे की साइड एक्सप्लेन करेगा या सेपरेट पेज पे एक्सप्लेन करेगा, जिससे कि वो एफआईआर के साथ एफिक्स करके भेजेगा। ठीक है, उसमें क्या लिखेगा वो कि क्या वो इन्वेस्टिगेट करने के लिए इंटरेस्टेड है या इन्वेस्टिगेट करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। इस पॉइंट को वो पुलिस ऑफिसर जो है मैजिस्ट्रेट के पास में लिखकर भेजता है। ठीक है, इस रिपोर्ट को हम अकरेंस रिपोर्ट भी बोलते हैं। ठीक है, ये है आपका कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड। ठीक है, अब अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में आप आ जाते हैं तो जो रिपोर्ट अलग से अकरेंस रिपोर्ट तो आप सेंड नहीं करते हैं, अलग से पुलिस मैजिस्ट्रेट से पूछते तो नहीं है आप कि इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, आप एक परमिशन मांगते हैं। ठीक है, आप उस की कॉपी जो एनसीआर की कॉपी है उससे आप सेंड करेंगे मैजिस्ट्रेट को, इन्फॉर्मेंट को सेंड करेंगे मैजिस्ट्रेट को। ठीक है, और एक परमिशन मांगते हैं आप कि क्या वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है। ठीक है, मैजिस्ट्रेट परमिशन देता है। तो जो परमिशन जो होती है वही अपने आप में अकरेंस रिपोर्ट होती है वहां पर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में। मेरा कहने का मतलब है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में अलग से कोई अकरेंस रिपोर्ट भेजने की आपको जरूरत नहीं होती है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि अगर मैजिस्ट्रेट ने बोला है कि आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, अब जो पुलिस ऑफिसर है वो दोबारा से उसकी कॉपी और उसकी कॉपी को मैजिस्ट्रेट के पास भेजे कि वो इन्वेस्टिगेट करने के लिए इंटरेस्टेड है या नहीं है, उसे आप अकरेंस रिपोर्ट बोलेंगे। ऐसा नहीं है। जो फर्स्ट कॉपी आपने मैजिस्ट्रेट को दी है, परमिशन आपने मैजिस्ट्रेट से मांगी है इन्वेस्टिगेट करने की, वही उसमें अकरेंस रिपोर्ट बोली जा सकती है। ठीक है, लेकिन जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में एफआईआर लॉन्च करने के बाद में जो पुलिस ऑफिसर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को एक कॉपी सेंड करता है कि वो इन्वेस्टिगेट करने के लिए इंटरेस्टेड है या इन्वेस्टिगेट करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, उसी कॉपी को आप क्या बोलेंगे? अकरेंस रिपोर्ट बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है पॉइंट सबको? अब एक बार सेक्शन 154 आप रीड कर लीजिए। सेक्शन 154 को रीड करते हैं। प्लीज ओपन योर बैरक, सेक्शन 154।
अकॉर्डिंग टू सेक्शन 154 सब सेक्शन 1 देखिए, एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है, तो सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में बात की गई है। एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस इफ गिवन ओरली टू एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन शैल बी रिड्यूस टू राइटिंग बाय हिम। अगर आपने कोई इंफॉर्मेंट है, उसने ओरली कुछ बताया है पुलिस ऑफिसर को आकर, ठीक है, जो ऑफिसर इंचार्ज है पुलिस स्टेशन के, उसमें कुछ बताया है उन्होंने ओरली, तो जो पुलिस ऑफिसर है वो उसे नोट डाउन करेगा उस इंफॉर्मेशन, ठीक है। लिखा है शैल बी रिड्यूस, पुलिस ऑफिसर इज ए ड्यूटी बाउंड टू रिड्यूस टू रिटर्न दैट एफआईआर, ठीक है, शैल बी रिड्यूस टू राइटिंग बाय हिम और अंडर हिज डिस्क्रिप्शन, अंडर हिज डायरेक्शंस एंड बी रीड ओवर टू द इंफॉर्मेंट। जो इंफॉर्मेंट है उसके सामने उसे पढ़कर सुनाएगा, ठीक है। जो इंफॉर्मेंट ने इंफॉर्मेशन दी है पुलिस ऑफिसर को, उस ऑफिस जो पुलिस ऑफिसर है वहां पर उस एफआईआर को लॉन्च करेगा, उस इंफॉर्मेशन को लिखेगा और उस इंफॉर्मेशन को लिखने के बाद में इंफॉर्मेंट को वो पढ़ के सुनाएगा। टू एवरी सच इंफॉर्मेशन वेदर गिवन इन राइटिंग और रिड्यूस टू राइटिंग एज एंटर्ड इन ए बुक, जो मैंने बुक बताई है आपको, एफआईआर एक कॉपी होती है, ठीक है, जो पेजेस की कॉपी होती है, उसमें वो नोट डाउन करेगा उस एप्लीकेशन को, जो कि एफआईआर, उस एफआईआर को उसमें नोट डाउन करेगा जो कि इंफॉर्मेंट ने दी है। दूसरा पॉइंट, अगर जो इंफॉर्मेंट है वो ओरली कुछ बताता है पुलिस ऑफिसर को आकर, तो पुलिस ऑफिसर, उसे लिखा है कि पुलिस ऑफिसर उसे नोट डाउन करेगा और उसे पढ़कर सुनाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आप राइटिंग में लिख कर लाते हैं, ठीक है, आप एक एफआईआर लिख कर देते हैं पुलिस ऑफिसर को राइटिंग में, ठीक है, तो इसमें लिखा है रिड्यूस इन राइटिंग, ठीक है। तो या तो अगर ओरली बताया है तो उस एफआईआर को आप लिखेंगे, लेकिन अगर वो राइटिंग में कोई किसी ने कोई एफआईआर दी है, तब भी पुलिस ऑफिसर उस एफआईआर को अपनी एफआईआर जो डायरी होती है उनके पास में, उसमें लिखेगा, ठीक है, और लिखने के बाद में उसे पढ़कर सुनाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में लिखने के बाद में क्या होगा, लिखा है इसमें शैल बी साइन बाय द पर्सन गिविंग इट, ठीक है, जिसने भी, मतलब इन्फॉर्मेंट के बारे में बात हो रही है, इन्फॉर्मेंट ने जो भी एप्लीकेशन लिख कर दी है, एफआईआर जो लिख कर दी है पुलिस ऑफिसर को, उसे लिखने के बाद में भाई अपनी कॉपी में इन्फॉर्मेंट के सिग्नेचर वहां पर उसमें कराए जाएंगे, हेड ऑफिस के सिग्नेचर होंगे और स्टाम्प उसके ऊपर लगती है, ठीक है, तब उसे आप एफआईआर बोलते हैं, ठीक है। अब जो प्रोवाइजो है उसमें कुछ ऑफेंसेस दिए गए हैं, जो कि ऑफेंसेस हैं वीमेन से रिलेटेड। कुछ सेक्शंस इन्होंने मेंशन किए उसमें, जो सेक्शंस वीमेन से रिलेटेड हैं, ठीक है। लिखा है, लास्ट लाइन देख लीजिए, अगर कोई भी ऑफेंस ऐसा ऑफेंस होता है कि जो कि वीमेन से रिलेटेड कोई भी ऑफेंस है जिसके प्रोविजंस इन्होंने मेंशन किए गए हैं, लिखा है देन सच इंफॉर्मेशन शैल बी रिकॉर्डेड बाय ए वीमेन पुलिस ऑफिसर और एनी वीमेन ऑफिसर। तो अगर कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन किसी लेडी को देनी है, ठीक है, जो कि इन ऑफेंसेस से रिलेटेड है, जो ऑफेंसेस अगेंस्ट वीमेन है, ठीक है, इनसे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है और वो अगर देनी है, तो उसमें जो पुलिस ऑफिसर होगा वो वीमेन पुलिस ऑफिसर होनी चाहिए या फिर वीमेन ऑफिसर होनी चाहिए। लिखा है शैल बी रिकॉर्डेड, इट्स ए मैंडेटरी, ठीक है। अब इसका जो आगे के जो प्रोवाइजो हैं, ठीक है, उसमें यही है कि जो वीमेन से रिलेटेड कोई भी ऑफेंस कमिट हुए हैं, ठीक है, लिखा है इसमें पर्सन अगेंस्ट हुम, मतलब वो विक्टिम के बारे में बात की गई है, ठीक है। तो अगर ऐसे कोई भी ऑफेंस हुए हैं, ठीक है, और उसके बाद वो लिखा है इसमें इज टेम्पररी और परमानेंटली मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड, ठीक है, वो मेंटली और फिजिकल डिसेबल्ड भी है, तो इसके बाद में लिखा है देन सच इंफॉर्मेशन शैल बी रिकॉर्डेड बाय ए पुलिस ऑफिसर at the residence of a person seeking to report such officer or at the convenient place of such person's choice, ठीक है। ऐसी इंफॉर्मेशन को अगर कोई भी विक्टिम है जिसके अगेंस्ट में ये ऑफेंस कमिट हुए हैं, या फिर वो मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड है, ठीक है, तो उसके बाद में जो इंफॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर को लेनी है, या तो उसके रेसिडेंशियल एरिया पे जाके लेनी होगी जहाँ पर वो विक्टिम रहती है, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसा प्लेस जो कि विक्टिम के नजरिए से सुटेबल हो, तो ऐसे प्लेस पर वो इंफॉर्मेशन वहां पर
ली जा सकती। ठीक है, जो ऐसी जो इन्फॉर्मेशन आप रिकॉर्ड करेंगे वो वीडियोग्राफ होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो कोर्ट है उस कोर्ट को भी वो क्रॉस चेक करनी होती है। जो इन्फॉर्मेशन है जो रिकॉर्ड की गई है, किसी भी डिसेबल्ड पर्सन ने कोई इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है, जो विक्टिम है, तो उस इंफॉर्मेशन को आप वीडियोग्राफ करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे उस इंफॉर्मेशन को, ताकि जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हैं वो दोबारा से क्रॉस चेक कर सके उस इंफॉर्मेशन को। ठीक है, सी देखिए, द पुलिस ऑफिसर शैल गेट द स्टेटमेंट of the persons recorded by a judicial magistrate under clause A of subsection 5A of section 164 as soon as possible। ठीक है, तो 164 में स्टेटमेंट रिकॉर्ड के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो जो भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा, मैजिस्ट्रेट स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है, फिर कन्फेशन जो रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है, एज सुन एज पॉसिबल उस इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, इसका जो सेकंड है सबसेक्शन 2 है 154 का, वो देखिए एक बार, A copy of the information as recorded under subsection 1 shall be given forthwith free of cost to the informant। मतलब जो कॉपी आपने एफआईआर की कॉपी कोई भी लिखी है, लिखा है forthwith, तुरंत उस कॉपी को फ्री ऑफ कॉस्ट इंफॉर्मेंट को देगा। लिखा है ना, जो 4 कॉपी में डिवाइड की गई है उस एफआईआर को, एक कॉपी मैजिस्ट्रेट को इंफॉर्मेंट को दी जाती है। ठीक है, और जो कॉपी इंफॉर्मेंट को दी जाएगी वो आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट कॉपी होनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें जो है वो सबसेक्शन 3 जो देखिए, सबसेक्शन 3 में जो बात की गई है वो है, अगर जो पुलिस ऑफिसर है वो एफआईआर लेने से मना करता है, यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए जाते हैं, एक तो पुलिस ऑफिसर के द्वारा रिकॉर्ड किए जाएंगे और दूसरे स्टेटमेंट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के द्वारा रिकॉर्ड किए जाएंगे। ठीक है, 164 के जो स्टेटमेंट्स हैं वो मैजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करता है, तो एक स्टेटमेंट तो पुलिस ऑफिसर वहां पर रिकॉर्ड करेंगे और एक स्टेटमेंट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करेंगे। तो जो इसका सबसेक्शन 2 है उसमें दिया गया है कि, सबसेक्शन 3 देखिए, उसमें दिया गया है कि अगर पुलिस ऑफिसर जो है वो इंफॉर्मेशन लेने से मना करता है, मतलब एफआईआर लेने से मना करता है, तो उसके बाद में क्या क्या ऑप्शंस थे वो भी हमने डिस्कस कर लिए थे। सबसे पहले आप सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास जाएंगे, एसपी के पास जाते हैं, वही सेक्शन 154 सबसेक्शन 3 में बताया गया है कि आप 154(3) के अकॉर्डिंग रीड भी, अगर आप इसे 36 के साथ आप रीड करते हैं इस सेक्शन को, आप अगर 36 के साथ आप रीड करेंगे तो पावर दी गई है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को कि अगर कोई भी सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट नहीं करता है तो सुपरिटेंडेंट ऑफ जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं वो उस इन्वेस्टिगेशन को कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर है वो एफआईआर लेने से मना करता है तो एसपी के पास जाने का राइट होता है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास, अंडर सेक्शन 153 रीड विद सेक्शन 36। ठीक है, मुस्कान आपको क्लियर है वो पॉइंट जो आपने पूछा था सी के लिए? देखिए, जो प्रोवाइजो है आपका, प्रोवाइजो का जो सी पॉइंट, जो प्रोवाइजो का सी पॉइंट है उसमें लिखा है द पुलिस ऑफिसर शैल गेट द स्टेटमेंट ऑफ द पर्सन रिकॉर्डिंग बाय द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, recording by the judicial magistrate under clause A of subsection 5A of section 164 as soon as possible। ठीक है, तो वहां पर 2 रिकॉर्डिंग की जाएगी, इसमें इस पॉइंट को लिख लीजिए आप, 2 रिकॉर्डिंग वहां पर की जाएगी, 1 बाय पुलिस ऑफिसर, ठीक है, जो कि लेडी पुलिस ऑफिसर होनी चाहिए, प्लस रिकॉर्डिंग विद इंटरप्रेटर,
लिखा इंटरप्रेटर वहां पर होने चाहिए, इंटरप्रेट कर सकते हैं जो उस रिकॉर्डिंग को, उसके सामने वो रिकॉर्डिंग की जाएगी पुलिस ऑफिसर के द्वारा। सेकंड जो रिकॉर्डिंग होगी वो होगी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, जहां पुलिस ऑफिसर ने वो रिकॉर्डिंग की है उसके तुरंत बाद जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो रिकॉर्डिंग करेगा सेक्शन 164 में, जितना भी जल्दी हो सके। दो रिकॉर्डिंग वहां पर की जाएगी। ठीक है, तो अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर है वो रिफ्यूज करता है एफआईआर लॉन्च करने से, तो कौन कौन से ऑप्शंस हो जाते हैं आपके पास में? फर्स्ट ऑप्शन आपके पास में है कि आप एसपी के पास जा सकते हैं अंडर सेक्शन 154 3 प्लस सेक्शन 36, या तो आप सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास जाएंगे, या फिर आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास में जाते हैं अंडर सेक्शन नंबर बताइए। वन 156(3) में आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास में जाते हैं। ठीक है, या फिर आपके पास ऑप्शन है सीधा कंप्लेंट आप फाइल कर सकते हैं। ठीक है, कंप्लेंट आप फाइल कर सकते हैं। उस कंप्लेंट का जो कॉग्निजेंस होगा वो आप 191A में जो मजिस्ट्रेट है वो कॉग्निजेंस लेता है, तो आप 200 के साथ में 191A में आप जा सकते हैं। और जो लास्ट ऑप्शन होता है आपके पास में, आप सीधा हाई कोर्ट मूव कर सकते हैं अंडर सेक्शन 482, लेकिन एकदम लास्ट ऑप्शन होता है। ठीक है, तो एसपी के पास आप जा सकते हैं एफआईआर लॉन्च करने से। अगर पुलिस ऑफिसर डिनाई करता है आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास में जा सकते हैं, आप सीधा कंप्लेंट फाइल करवा सकते हैं 200 में, या फिर लास्ट ऑप्शन है आपके पास में आप हाई कोर्ट मूव कर सकते हैं। क्लियर है पॉइंट? अब इस एफआईआर में कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं, जो आपके एग्जाम्स पर्पज से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट है कि आप जो एफआईआर है उसे फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट क्यों बोलते हैं? Why FIR called as a first information report? मान लीजिए कोई भी ऑफेंस कमिट हुआ है, ठीक है, कोई भी मर्डर कमिट हुआ। अब जो मर्डर जो कमिट होते हुए किसने देखा है? ए ने। ठीक है, ए जाता है पुलिस स्टेशन में, और पुलिस स्टेशन के जो गेट है, गेट पर ही बोलता है कि इस जगह पर ये कोई प्लेस है, प्लेस नंबर पी पर कोई भी ऑफेंस कमिट हुआ है, इसने मतलब जो बी है उसने जेड का मर्डर कमिट कर दिया। ठीक है, ऐसी इंफॉर्मेशन देने के बाद बाहर निकलकर चला जाता है। तो पुलिस ऑफिसर को एक इंफॉर्मेशन मिली है यहाँ पर कि पर्टिकुलर प्लेस नंबर पी पर बी ने जेड का मर्डर कमिट किया है। ठीक है, इसके बाद में टेलीफोन कॉल आती है पुलिस ऑफिसर के पास में सी के द्वारा। सी एक टेलीफोन कॉल करता है पुलिस ऑफिसर को कि ऐसी ऐसी जगह पर जो है वो बी ने जेड का मर्डर कमिट कर दिया है, और वो जो फोन कॉल है वो कट कर देता है, जो फोन है वो कट कर देता है। ठीक है, इसके बाद में जो डी हैं वो दोबारा से पुलिस स्टेशन में आते हैं, और पुलिस स्टेशन में आने के बाद में एक इंफॉर्मेशन देते हैं पुलिस ऑफिसर को कि बी ने जेड का मर्डर कमिट किया है। ठीक है, और ऐसी ऐसी जगह पर वो मर्डर कमिट हुआ है, उस जगह पर क्या था, वो सब इंफॉर्मेशन जो है वो पुलिस ऑफिसर को देता है, और देने के बाद में जो पुलिस ऑफिसर उसे पढ़कर सुनाता है और नीचे उसके सिग्नेचर ले लेता है। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है वो कौन सी है? जो ए ने दी है वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, जो सी ने दी है वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, या जो डी ने दी है वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट? आप लोगों के आंसर है जो डी ने पुलिस ऑफिसर को जो इंफॉर्मेशन दी है वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती
ठीक है। क्यों होती है वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट? क्योंकि जो ए ने इंफॉर्मेशन दी है, ठीक है, ए ने उस प्रोसीडिंग में इन्वॉल्व नहीं हुआ है, ए ने आधी अधूरी इंफॉर्मेशन देकर चला गया है, सी भी आधी अधूरी इंफॉर्मेशन देकर चला गया है, लेकिन डी ने इंफॉर्मेशन देने के बाद नीचे सिग्नेचर भी किए हैं। मतलब स्टार्टिंग में जो ए ने इंफॉर्मेशन दी है उसकी कोई रिपोर्ट नहीं बनी है, जो सी ने इंफॉर्मेशन दी है उसकी कोई रिपोर्ट नहीं बनी है, लेकिन जो डी ने इंफॉर्मेशन दी है उसकी बकायदा एक रिपोर्ट बनाई गई है और रिपोर्ट के नीचे सिग्नेचर किए गए हैं। तो भले ही फर्स्ट जो इंफॉर्मेशन है वो ए ने दी है, भले ही जो इंफॉर्मेशन है वो सी ने दी है, भले ही जो डी की इंफॉर्मेशन है वो लास्ट इंफॉर्मेशन है, लेकिन उसे आप फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट बोलेंगे, क्योंकि वो रिपोर्ट, वो इंफॉर्मेशन जो कि डी ने दी है वो रिकॉर्ड की गई है, रिपोर्ट की गई है, ठीक है, इसलिए आप उसे फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट बोलते हैं। यस, ठीक है। तो ये रीजन है आप इसे डी की जो इन्फॉर्मेशन को फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट बोलते हैं। भले ही ए ने जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन दी है, डी ने लास्ट इन्फॉर्मेशन दी है, लेकिन जो डी की इन्फॉर्मेशन है उसे आप राइटिंग में किया है और उसके बाद में आपने उसके सिग्नेचर जो है वो लिए हैं, इसलिए आप डी की इन्फॉर्मेशन को फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट आप बोलते हैं, ठीक है। और जो ए ने इन्फॉर्मेशन दी है और सी ने जो इन्फॉर्मेशन दी है उस इन्फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? क्रिप्टिक इन्फॉर्मेशन, CRYPTIC, क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन क्या होती है? CRYPTIC, क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन। देखिए क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन जो क्या होती है, जो फोन कॉल्स पर कोई इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, जिसने वो इंफॉर्मेशन दी है उसके बारे में आपको पता नहीं है किसने वो इंफॉर्मेशन दी है, ठीक है। या फिर someone just said that murder has been committed in so and so house and he does not reveal his identity, ठीक है। मतलब किसी ने कोई भी बताया कि इस जगह पर कोई भी मर्डर कमिट हुआ है, लेकिन वो मर्डर उसने बताने के बाद में दौड़ गया, उसने अपनी कोई आइडेंटिटी ही नहीं दी है कि वो कौन है, कहाँ रहता है, ठीक है। मतलब इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन जो आप बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब इसमें क्या होता है, जो जिसने इन्फॉर्मेशन दी है, मतलब इन्फॉर्मेंट अपनी आइडेंटिटी नहीं दिखाता है, जो इन्फॉर्मेंट है वो अपनी आइडेंटिटी शो नहीं करता है, किसी के सामने अपनी आइडेंटिटी नहीं दिखाता है, ठीक है, उसे आप बोलते हैं क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। क्यों नहीं दिखाता है? क्योंकि वो बिना मतलब प्रोसीडिंग में नहीं फंसना चाहता है, वो नहीं चाहता है कि उसे जब प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाए कोर्ट में, तो कोर्ट में उसे एज ए विटनेस बुलाया जाए, ठीक है। वो डरता है उन प्रोसीडिंग से, नहीं इन्वॉल्व होना चाहता कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में, भले इंफॉर्मेशन देने के लिए, तो वो, लेकिन वो चाहता है कि इंफॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर के पास पहुंचनी जरूरी है, तो इंफॉर्मेशन दे तो देता है पुलिस ऑफिसर को, लेकिन अपनी आइडेंटिटी नहीं देता है। तो ऐसी इंफॉर्मेशन को आप क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन बोलते हैं, और जो क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन होती है वो एफआईआर नहीं मानी जाएगी, ठीक है। उसकी इंटेंशन साफ होती है कि वो प्रोसीडिंग में पार्ट नहीं लेना चाहता है, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन देना चाहता है, लेकिन प्रोसीडिंग में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता है, इसलिए वो ऐसी इंफॉर्मेशन देता है अपनी आइडेंटिटी को छिपाकर। तो इस इंफॉर्मेशन को आप क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन बोलेंगे। इसे आप एफआईआर इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि एफआईआर में इंफॉर्मेंट को अपनी आइडेंटिटी बताने के बाद में नीचे सिग्नेचर भी करने होते हैं, ठीक है। तो इसे बोलते हैं आप क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन। जो अभी हमने क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन पे जो पॉइंट डिस्कस किए हैं कि क्या क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन होती हैं और जो क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन दी जाती है वो क्यों दी जाती है, क्या का जवाब भी मैंने आपको दे दिया, क्यों दी जाती है उसका आंसर भी मैंने आपको दे दिया है कि जो इन्फॉर्मेंट होता है वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग में इन्वॉल्व होने से बचना चाहता है, वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता है, उसकी इंटेंशन क्लियर होती है कि वो इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग का पार्ट नहीं बनना चाहता। तो ये रीजन होता है कि वो क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन देते हैं। इन इंफॉर्मेशन को एक केस लॉ में डिस्कस किया गया है, वो केस लॉ में आपको लिख देता हूँ बोर्ड पर, प्लीज उसे नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। स्टेट ऑफ एपी वर्सेस
2009 सुप्रीम कोर्ट। एक और केस है इसमें, वो भी लिख लीजिए। सुरजीत सरकार वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 2013 सुप्रीम कोर्ट। दोनों केस लिख लीजिए। दोनों केस लिखने के बाद में आप उस क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन के जो बारे में मैंने आपको बताया है, दोनों पॉइंट आप इस केस में लिख सकते हैं कि क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन क्या होती है और क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन कोई क्यों देता है। दोनों इसी केस फ्लो में हेल्प किए गए हैं। अब एक पॉइंट देखिए आप लोग, ये रफ कर सकता हूं क्या? केस लॉ आपने लिख लिया है। ठीक, अब एक क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से कि किसी भी इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट करने से पहले क्या ये जरूरी है कि एफआईआर लॉज हो, या एफआईआर लिखे बिना, एफआईआर लॉज बिना हुए क्या कोई इन्वेस्टिगेट स्टार्ट कर सकता है? ठीक है, मतलब एक सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या इन्वेस्टिगेशन तभी स्टार्ट होगी जब एक एफआईआर लॉज होगी, या उससे पहले से भी बिना एफआईआर लॉज किए भी पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट कर सकता है? ये मेरा क्वेश्चन है आपको बहुत सारा। पहले भी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है विदाउट एफआईआर। मतलब मनप्रीत विवेक आपने आंसर किया है कि एफआईआर लॉज करना जरूरी नहीं है, एफआईआर से पहले भी जो पुलिस ऑफिसर है वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकता है। और लोग बताइए कि एग्री करते हैं इस पॉइंट से? यस और नो में आंसर दे दीजिए। मुस्कान आपका आंसर है एफआईआर इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, मतलब आप लोग सभी के आंसर क्या है कि इनमें एफआईआर लॉज होना जरूरी नहीं है, एफआईआर से पहले भी आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए पॉइंट, मान लीजिए कोई भी मर्डर कमिट हुआ, कोई भी मर्डर कमिट हुआ है। अब मर्डर कमिट होने के बाद में एक इंफॉर्मेशन आई है पुलिस ऑफिसर के पास में, ये कोई भी पुलिस स्टेशन है, यहाँ पर एक फोन कॉल आती है। फोन कॉल आती है कि इस प्लेस नंबर पी पे एक मर्डर कमिट हो गया है। ठीक है, कोई भी प्लेस है, प्लेस नंबर पी है मान लीजिए, ये यहाँ पर एक मर्डर कमिट हुआ है, और जो फोन है वो कट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में जो पुलिस ऑफिसर है उस इंफॉर्मेशन को अपनी डेली डायरी में लिखता है। एक उनके पास एक डेली डायरी होती है, ठीक है, जिसे डीडी आप बोलते हैं। उस इंफॉर्मेशन को उस डेली डायरी में लिखते हैं, और लिखने के बाद में चले जाते हैं उस जगह पर जहाँ की उसे इंफॉर्मेशन मिली। वहां पर देखते हैं कि एक डेड बॉडी
वहां पर पड़ी, जिसे कि इसका मर्डर कमिट किया गया है। एक डेड बॉडी पुलिस ऑफिसर को वहां पर मिलती है, तो डेड बॉडी मिलने के बाद में अब इस स्टेज में क्या स्टार्ट हो जाएगा, अब पुलिस ऑफिसर जो हैं, पुलिस ऑफिसर क्या करेंगे, वहां पर इन्क्वेस्ट रिपोर्ट तैयार करेंगे, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि इन्क्वेस्ट रिपोर्ट है वो इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट है, तो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाएगी यहाँ से। अब मुझे बताइए, क्या एफआईआर लॉन्च हुई है? एफआईआर तो लॉन्च नहीं हुई है। ये कौन सी इंफॉर्मेशन है? ये तो क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन है जो कि पुलिस ऑफिसर को मिली है। जिसने इंफॉर्मेशन दी है उसकी कोई आइडेंटिटी तो नहीं है पुलिस ऑफिसर के पास में, तो ये क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन होती है। और यहाँ तक कोई एफआईआर लॉन्च नहीं हुई है तब भी पुलिस ऑफिसर इस केस को इन्वेस्टिगेट कर सकता है। ठीक है, अब इस केस को वो इन्वेस्टिगेट करेगा और चाहे तो बाद में किसी को भी बुला के एक एफआईआर लॉन्च करा देगा, एक स्टेटमेंट लॉन्च करा देता है। ठीक है, कि कैसे कैसे वो मर्डर कमिट हुआ है, किसी ने देखा है क्या, और नीचे उसके सिग्नेचर दे देता है। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल क्या होता है वो सुनिए, ये तो प्रोसीजर है। प्रैक्टिकल में जब पुलिस ऑफिसर को, ध्यान से सुनना पॉइंट को आप लोग, इन प्रैक्टिकल क्या होता है, जब पुलिस ऑफिसर को कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है, वो क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन अगर होती है, उसमें जो विक्टिम है, जो इंफॉर्मेंट है, उसने अपनी आइडेंटिटी को अगर शो नहीं किया, तो उस इंफॉर्मेशन को अपनी डेली डायरी में लिखने के बाद में जो पुलिस ऑफिसर उस स्पॉट पर जाते हैं, उस प्लेस पर जाते हैं जहां पर कि मर्डर कमिट हुआ है, तो वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं करते। प्रैक्टिकली ज्यादातर इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं कि किसी को भी बुला लेंगे जो कि वहां पर हैं, जिन्होंने क्यों देखा है मर्डर कमिट होते हुए। ठीक है, किसी को भी बुलाकर उससे इंफॉर्मेशन लेंगे, किसी को भी बुलाकर उससे इंफॉर्मेशन लेंगे कि कैसे कैसे ये मर्डर कमिट हुआ है। उसने इंफॉर्मेशन दी, अब उस इंफॉर्मेशन को उसे पढ़कर सुनाएंगे कि ये ऐसे ऐसे आपने बताया कि ऑफेंस कमिट हुआ है। अब नीचे उसके सिग्नेचर ले लेंगे। तो ये क्या हुआ, इस पेपर को क्या बोलेंगे आप? इसे आप बोलेंगे एफआईआर। अब यहाँ के बाद में, इसे रिकॉर्ड करने के बाद में पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं। इसे रिकॉर्ड करने के बाद में अब पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं एफआईआर दर्ज करने के बाद में। इन प्रैक्टिकल ऐसा होता है। क्यों ऐसा करते हैं, ये रीजन आप लोगों से जानना है। क्यों पुलिस ऑफिसर ऐसा करते हैं कि वो पहले एफआईआर लॉन्च कर लेते हैं, ठीक है, किसी को भी बुला के, उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर लेके बाद में किसी को भी विटनेस को बुला लीजिए, वो एफआईआर लॉन्च हो जाएगी, वहां पर बीच में हो जाएगी। इस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने से पहले क्यों पुलिस ऑफिसर को एफआईआर लॉन्च करते हैं? क्या रीजन है इसका? जो भी आंसर करना चाहता है प्लीज रेज योर हैंड। मिस्टर वीना, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ यहाँ पर। हेलो। पुलिस अधिकारी ना हमेशा ये चाहते हैं कि वो पहले एफआईआर दर्ज करें, उसके उपरांत इन्वेस्टिगेशन आरंभ करें। यदि वह एफआईआर से पहले इन्वेस्टिगेशन आरंभ करते हैं तो सीआरपीसी की जो ये धारा 162 है, अन्वेषण पर करवा करेगी। ठीक।
ये क्या आंसर है कि अगर जो पुलिस ऑफिसर है वो यहीं से इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, अगर पुलिस ऑफिसर क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन के बेस पर इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ से मतलब इन्वेस्टिगेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। ये पॉइंट है, यहाँ से जो आपकी इन्वेस्टिगेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू सेक्शन 162 ऑफ सीआरपीसी, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 162 ऑफ सीआरपीसी, 162 सीआरपीसी बोलता है कि इन कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो भी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए गए, इन कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो भी पुलिस ऑफिसर इन स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करते हैं वो ट्रायल या फिर इंक्वायरी स्टेज में प्रूफ नहीं किए जा सकते हैं, उनका कोई यूज नहीं होगा, ना तो इंक्वायरी स्टेज में और ना ही ट्रायल स्टेज में, सिवाय तीन के। एक तो आप एज ए डाइंग डिक्लेरेशन उसे यूज कर सकते हैं, मतलब कोई विक्टिम ने कोई इंफॉर्मेशन दी है पुलिस ऑफिसर को इन कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन और उसकी डेथ कॉज हो चुकी है, तो उसे आप यूज कर सकते हैं डाइंग डिक्लेरेशन के लिए, या फिर आप उसे कॉन्ट्राडिक्शन के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है, जो सेकंड पार्टी होती है वो कॉन्ट्राडिक्शन के लिए उसे यूज कर सकती है, या फिर आप उसे डिस्कवरी स्टेटमेंट के लिए आप उसे यूज कर सकते हैं, एज ए डिस्कवरी स्टेटमेंट आप यूज कर सकते हैं, इसके अलावा उसका यूज आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मुझे बताइए क्या कोरोबोरेशन में आप इसका यूज कर सकते हैं? 162 जो 161 के जो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए गए हैं, क्या उन स्टेटमेंट्स को कोरोबोरेट करा सकते हैं आप? क्या प्रीवियस स्टेटमेंट से जो प्रोसिक्यूशन है उनका कोरोबोरेशन कराया जा सकता है? आंसर इज नो, कोरोबोरेशन वर्ड यूज ही नहीं हुआ है वहां पर, ठीक है। अब एफआईआर का जो मेन यूज क्या होता है, एफआईआर का मेन यूज क्या होता है कि जिस इंफॉर्मेंट ने वो एफआईआर लॉज कराई है, ठीक है, जिस इंफॉर्मेंट ने वो एफआईआर लॉज कराई है, प्रोसिक्यूशन क्या करता है, उस इंफॉर्मेंट को ट्रायल स्टेज में बुलाते हैं, उस इंफॉर्मेंट को ट्रायल स्टेज में बुलाते हैं और एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाते हैं, मतलब ओरल एविडेंस के रूप में उसे ट्रायल स्टेज में लाया जाता है, ठीक है, और उससे पूछा जाता है कि कैसे कैसे ऑफेंस कमिट हुआ है, कैसे कैसे ऑफेंस कमिट हुआ है। अब इस इंफॉर्मेशन को जो विटनेस ने जो इंफॉर्मेंट ने जो इंफॉर्मेशन दी है, इस इंफॉर्मेशन को कोरोबरेट कराया जाता है एफआईआर से, कि देखिए पहले भी इसने एफआईआर पे ये सूचना दी थी पुलिस ऑफिसर को और अब भी ये ट्रायल स्टेज में सेम बात जो है वो बोल रहा है, तो कोरोबरेटिव पीस ऑफ एविडेंस बन जाता है एफआईआर, ठीक है, जो एक एविडेंस के रूप में आप प्रूव कर सकते हैं ट्रायल स्टेज में, ठीक है, जो कि स्ट्रॉन्ग एविडेंस होता है कि जो इन्फॉर्मेंट है उसने पहले ही इन्फॉर्मेशन दी है, ट्रायल स्टेज में भी वो इन्फॉर्मेशन दी है, दोनों का कोरोबोरेशन कराते हैं एफआईआर का न्यू स्टेटमेंट से। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आपने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी थी, उसके बाद में एक एफआईआर आपने लॉन्च कराई है, क्या उस एफआईआर का आप ट्रायल स्टेज में जो स्टेटमेंट जो इन्फॉर्मेंट देता है उनका कोरोबोरेशन करा सकते हैं? बताइए, जो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने के बाद में अगर एफआईआर लिखी गई है, क्या उस एफआईआर का आप विटनेस इंफॉर्मेंट से कोरोबोरेशन करा सकते हैं क्योंकि उसने ट्रायल स्टेज में इंफॉर्मेशन दी है? आंसर इज नो, क्योंकि आप है वो कोरोबोरेशन अलाउ नहीं करता है, वो सिर्फ कॉन्ट्राडिक्शन अलाउ करता है, तो प्रोसिक्यूशन उन स्टेटमेंट का प्रीवियस स्टेटमेंट से कोरोबोरेशन नहीं करा सकता अगर इन्वेस्टिगेट करने के बाद में एफआईआर को लॉन्च किया जाए। समझ में आया पॉइंट? क्यों प्रैक्टिकल में पुलिस ऑफिसर पहले एफआईआर लॉन्च करते हैं, उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर आपने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर ली है, क्योंकि अगर आपने इन्वेस्टिगेशन एक बार स्टार्ट कर ली है और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने के बाद में आपने एफआईआर को लॉन्च किया है, तो जो एफआईआर है अपनी जो कोरोबोरेटिव एविडेंशियल वैल्यू है वो खो देती है। बस एक पॉइंट ये समझ लीजिए, सब क्लियर हो जाएगा आपका, कि अगर पुलिस ऑफिसर ने इन कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन कोई एफआईआर लॉन्च की है, तो जो वो एफआईआर है वो अपना कोरोबोरेटिव पीस ऑफ जो एविडेंस है उसका, जैसे कोरोबोरेटिव वैल्यू है एविडेंस की, वो खो देती है, क्योंकि 162 से वो हिट हो जाएगा
इन कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो भी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड होते हैं वो 162 से हिट करते हैं और उनकी कोई कोरोबोरेटिंग एविडेंस की वैल्यू नहीं होती है। और जो एफआईआर है उसकी अपने आप में कोरोबोरेटिव एविडेंस की वैल्यू होती है अगर वो इन्वेस्टिगेशन से पहले ली जाती है। ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन से अगर पहले कोई इंफॉर्मेशन ली जाती है, एफआईआर ली जाती है, तो 162 वहां पर हिट नहीं करेगा। 162 सिर्फ हिट करता है अगर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होने के बाद में कोई स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए गए हैं। इसलिए पुलिस ऑफिसर क्या करते हैं, पहले एक एफआईआर लॉन्च करवाते हैं, उस एफआईआर के बाद में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ताकि उस एफआईआर की कोरोबोरेटिव एविडेंस की वैल्यू बनी रहे। ठीक है, अगर आपने पहले इन्वेस्टिगेशन कर ली है और तो फिर तो 162 अप्लाई हो जाएगा। अब बाद में आपने कोई एफआईआर लॉन्च की है तो उस पर तो 162 अप्लाई हो जाएगा क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान की गई है। और 162 अगर हिट करता है तो उसकी कोरोबोरेटिव एविडेंस की वैल्यू नहीं होगी। 162 हिट करने के बाद में आप सिर्फ उसे डाइंग डिक्लेरेशन, कॉन्ट्राडिक्शन और फिर डिस्कवरी स्टेटमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। कोरोबोरेशन के लिए आप उसे यूज नहीं कर सकते। अभी क्लियर है पॉइंट? ठीक है, अगर नहीं भी क्लियर होगा तो मैं कल स्टार्टिंग में पहले इस पॉइंट को डिस्कस कर लूंगा, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही है।